हाय। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जो शुरू कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स या स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर और फॉर्मर फंड मैनेजर पीटर लिंच द्वारा लिखी गई बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जरूर पढ़नी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम ग्रो रीड सीरीज को आगे ले जाते हुए वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे। ये बुक 1989 में पब्लिश हुई थी और इसके ऑथर्स पीटर लिंच और जॉन रॉथचाइल्ड हैं। ये बुक बेस्ट सेलिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट बुक्स में से एक है और इसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। अगर हम पीटर लिंच की बात करें तो वो मैगलन फंड के मैनेजर थे, जहां उन्होंने 1977 से 1990 के बीच में 29.2% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए, जो कि S&P 500 इंडेक्स से कंसिस्टेंटली डबल था, जिससे ये दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बन गया था। एज इन्वेस्टर्स इस बुक से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस बुक के टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टेक अवे इस बुक से ये है कि हमें ऐसी कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स हम खुद रेगुलरली यूज़ करते हैं या एवरीडे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके आसपास सभी लोग XYZ कंपनी की कॉफ़ी प्रेफर करते हैं तो आपको इस कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाद में डिटेल रिसर्च करने पे हो सकता है कि आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए और ऐसे में आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पीटर लिंच ने इस बुक में कहा है कि आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के थ्रू ही बहुत अच्छी कंपनीज मिल सकती हैं। दूसरी लर्निंग ये है कि आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास हमेशा प्रोफेशनल एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स के कंपैरिजन में एक एज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल्स को अच्छे रिटर्न्स लाने के साथ साथ उनकी जॉब को भी सिक्योर रखना होता है। You have to keep in mind that analysts are not only looking to get good returns but also to keep their jobs. तो इसलिए वो स्मॉल कैप कंपनीज को अवॉइड करते हैं और हमेशा पॉपुलर कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करेगी तब भी उन्हें फायर नहीं किया जाएगा। ऐसे में हम जैसे लोगों के पास ये बेनिफिट है कि हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भले ही पॉपुलर ना हो बट जिनकी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल काफ़ी अच्छा हो। इसलिए ये बुक के अकॉर्डिंग अगर हम कॉमन सेंस का यूज़ करें तो एनालिस्ट और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हैं। इस बुक की तीसरी लर्निंग ये है कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हम एक कंपनी में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस हमें अच्छे से समझ आए। उसके बाद हमें अपना बाय करने का डिसीजन हमेशा एक डिटेल रिसर्च के साथ जस्टिफाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो। हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें इतनी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कोई अगर हमसे पूछे तो हम उसके बारे में उन्हें एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि आपको लगता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा या आपके किसी फ्रेंड ने आपको उसे बाय करने को कहा। ये सभी रीजंस के चलते हमें कभी भी स्टॉक्स बाय नहीं करने चाहिए। और फाइनली इन्वेस्ट करने के बाद हमें उस कंपनी को पीरियोडिकली रिव्यू भी करते रहना चाहिए और अगर उसके फाइनेंशियल्स खराब हो जाएं तो उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। इस बुक का चौथा टेक अवे ये है कि एज एन इन्वेस्टर आपको अपनी रिस्क कैपेबिलिटी और वॉलेटिलिटी के समय पैनिक ना करने की एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है। मार्केट कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे भी जाती है। ऐसे में अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबरा के पैनिक सेलिंग करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने का मौका नहीं देगा। इस बुक में ये कहा गया है कि मार्केट करेक्शंस बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं और अगर आपकी इन्वेस्ट करी हुई कंपनीज के फंडामेंटल्स अभी भी अच्छे हैं तो आपको करेक्शन के समय पैनिक सेलिंग करने के बजाय उनके और स्टॉक्स को बाय कर लेना चाहिए। The biggest mistake an investor can make is selling when the stock market drops. पांचवी और लास्ट लर्निंग ये है कि अगर आपको लगता है कि XYZ कंपनी का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी उसी प्रोडक्ट के चलते ग्रो करती रहे। ऐसे केसेस में आपको डीपर एनालिसिस करके ये पता लगाना चाहिए कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का कितना परसेंट उस प्रोडक्ट से अर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज नेस्ले का मैगी ब्रांड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है
लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैगी ब्रांड से नेस्ले सिर्फ 5 से 10% रेवेन्यू अर्न करती हो और उनके बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में उतनी ज्यादा ना हो। कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं वो बेशक अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमें रैशनली एनालाइज करना चाहिए कि वो ब्रांड या प्रोडक्ट उस कंपनी की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये थे हमारे अकॉर्डिंग वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की टॉप 5 लर्निंग्स। आपको इनमें से कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आपको इस बुक के बारे में क्या अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। आप हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि ग्रो रीड सीरीज के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.